नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, इस सीरीज में आपको बताया जा रहा है ऋण रोग शत्रु के भाव में रोगों की उत्पत्ति कैसे होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्म कुंडली को देखकर आप अपने जीवन में अपने सगे संबंधियों की जन्म कुंडली देखकर या अपनी कुंडली देखकर खुद यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपको जीवन के किस उम्र में कौन सा रोग होगा और कौन से रोग से आप ग्रस्त रहेंगे। और यदि आपको यह पता लग गया कि आपको कौन सा रोग होगा और किस प्रकार का रोग होगा, तो आप उस रोग के निदान करने में भी समर्थ हो जाएंगे। क्योंकि जब आदमी किसी रोग को समझ जाता है तो उस रोग का निदान करने में वह समर्थ हो जाता है। हम अपने रोगों का इलाज इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें रोग की उत्पत्ति का ही पता नहीं होता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में छठे भाव से ऋण रोग शत्रु का विचार किया जाता है और छठे भाव में कुछ रोग होते हैं। यह हमने पिछली 2 वीडियो में आपको बताया था। आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली में रोगों का निदान कैसे कर सकते हैं खुद। किसी की कोई जरूरत नहीं, बस आपको समझना है कि जन्म कुंडली में रोग क्यों होते हैं और किन भावों से रोग होते हैं। कल तक हम आपको यह बता रहे थे कि जन्म कुंडली का छठा भाव ऋण रोग शत्रु का है, लेकिन आज आपको यह बताते हैं कि छठा भाव ऋण रोग शत्रु का तो है, परंतु छठे भाव को कौन सा भाव पीड़ित करता है और कौन सा ग्रह पीड़ित करता है, साथ में कौन सी राशि पीड़ित करती है जिससे उस राशि से उस भाव से संबंधित रोग पैदा हो जाते हैं। और आज यह भी बताते हैं कि छठे भाव में स्थित ग्रह से किस भाव की संबंधित रोग होगा और किस राशि के संबंधित रोग और किस रोग ग्रह के संबंधित रोग होगा। इस तीनों का अनुमान लगाकर आप आसानी से अपने जीवन में होने वाले रोगों को समझ जाएंगे और उनका निदान स्वयं कर लेंगे। निदान भी ज्योतिष में बहुत अच्छे होते हैं। आपको पता है कि ज्योतिष निदान का विषय है, न कि फलादेश का। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और ज्योतिष की जानकारी चाहते हैं और ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल को आपको लाइक सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन का बटन दबा लेना चाहिए, ताकि आपको ज्योतिष संबंधी जिज्ञासा बहुत जल्दी आपकी शांत हो जाए और ज्योतिष की नई और शुद्ध जानकारी आपको तत्काल प्रभाव से मिल जाए। सबसे पहले जब मैं आपको रोगों का निदान बताता हूं तो थोड़ा बता दूं कि रोग कहते किसे हैं। मानव जीवन में कष्टों और रोगों का आवागमन तो चलता ही रहता है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो समसामयिक होते हैं, कुछ दिन कष्ट देकर चले जाते हैं, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो शरीर पर स्थायी प्रभाव छोड़कर चले जाते हैं, और कुछ रोग ऐसे होते हैं कि आ गए तो जाने का नाम ही नहीं लेते हैं, और कुछ रोग बहुत अधिक उग्र होते हैं, वह शरीर को क्षति पहुंचा कर जाते हैं, शरीर पर अपने प्रभाव छोड़कर जाते हैं। चेचक, जैसे चेचक के दाग आजीवन नहीं मिटते हैं। पोलियो से लंगड़ापन आजीवन नहीं जाता है। कुछ रोग आने के बाद जाने का नाम ही जो नहीं लेते हैं, जैसे दमा है, शुरू हो गया एक बार तो फिर नहीं जाएगा। यक्षमा है, शुरू हो गया नहीं जाएगा। मधुमेह है, शुरू हो गया फिर नहीं जाता है। रोग की वानगी चाहे कुछ भी हो, पर रोग के कारण जो होते हैं वो कष्टदायक ही होते हैं मनुष्य जीवन में। वर्तमान में इस समय में प्राण रक्षक औषधियों पर अनेकानेक उपचारों के आविष्कार हो चुके हैं, किंतु वे न तो सर्वसुलभ हैं और न ही पूर्णतः रोग मुक्ति कारक हैं। ऐसी स्थिति में रोगी और उसके अभिभावकों को यानी कि रोगी या जो उसके तीमारदार हैं उनको उनकी ध्यान से अगर जन्म कुंडली देखी जाए तो एक कुशल ज्योतिषी जन्म कुंडली का अध्ययन करके रोगी और रोग के संबंध में सभी संभावनाओं की सटीक जानकारी जुटाकर उस रोग का निदान कर सकता है, क्योंकि रोगों का ग्रह गति से गहरा संबंध है। भैषज्य रत्नावली में महाराज रावण ने लिखा है कि यदि आप किसी वैद्यक चिकित्सा को या किसी राक्षसी चिकित्सा को, राक्षसी चिकित्सा क्या है, जिसमें चीरफाड़ की जाती है, मीन्स एलोपैथिक, या किसी भैषज या वैद्यक चिकित्सा कर रहे हैं, तो इससे पहले आपको ग्रहों को अनुकूल करना चाहिए, अन्यथा ग्रह उस इलाज का फल चाट जाते हैं। यह महाराज रावण का कहना है, मेरा नहीं। एनीवे, यह बिल्कुल सत्य बात है। अब ज्योतिष में जो लोग शंका करते हैं कि ज्योतिष से यह सब कुछ नहीं हो सकता है, वह उनकी शंका बेकार की है। बेकार की शंका इसलिए है क्योंकि वो ज्योतिष को खुद नहीं समझते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं विज्ञान को नहीं समझता हूं। मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटी का रूल पैदा किया वह किस हद तक सही हो सकता है। यदि पेड़ से सेब नीचे गिर गया पका हुआ, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो नीचे गिरा, लेकिन
हरा सेब जो अभी ऊपर ही लटका है उसके लिए गुरुत्वाकर्षण कहाँ गया, यह मेरे मन का प्रश्न है। इतना ही नहीं, यदि जमीन में 3 फुट गड्ढा खोद दिया जाए तो क्या उसके नीचे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? शायद नहीं होता होगा, मेरी शंका है। क्योंकि अगर जमीन के नीचे गुरुत्वाकर्षण बल होता तो शायद पेड़ भी नीचे चला जाता। यह सब मेरी शंकाएं हैं, क्योंकि मैं विज्ञान को नहीं समझता हूं। ठीक उसी प्रकार जो लोग ज्योतिष को नहीं समझते वो ज्योतिष पर भी शंका करते हैं। प्रिय दर्शकों, अपार होरा गमपार गामी पाट्यांग च बीजे सुतरांग प्रगल्भो सदगोल विद्या भवित कुशला भवित फलादेश विदु समर्था। तिरस्कंद दैवज्ञ ज्योतिषी ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, उन पर शंका नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो ज्योतिषी नहीं हैं और ज्योतिष के धंधे कर रहे हैं उन पर शंका होना स्वाभाविक है। परंतु इस सब का कंक्लूजन पॉइंट यह है कि ज्योतिष में ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों को देखकर रोग और रोग की उत्पत्ति का और उसके निदान का पूरा सटीक अनुमान लगा लिया जाता है। क्योंकि हमारा विषय आज का है रोग की उत्पत्ति और रोग का निदान। छठे भाव से कौन सा भाव सक्रिय है, कौन सा भाव असक्रिय है, कौन सा भाव किस भाव को पीड़ा पहुंचा रहा है। छठे भाव का स्वामी यदि आपको रोग दे रहा है तो उस किस भाव को पीड़ा कर रहा है कि उस भाव से संबंधित आपको रोग हो रहा है। यदि आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो मुझे आशा है कि 100% आप इस बात को समझ जाएंगे कि रोग किस भाव, किस राशि और किस लग्न से किस प्रकार का होता है। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूं शायद आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। पहले मैं आपको संक्षिप्त परिचय रोगों का दे रहा हूं कि रोगों के संदर्भ में ग्रहों का क्या संबंध है। कि एक दूसरे से 3-5 भाव में स्थित ग्रह परस्पर मित्र होते हैं। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। ये ज्योतिष का सैद्धांतिक नियम है। ये एक दूसरे की मदद करते हैं। यह तात्कालिक मित्रता है। ज्योतिष में तात्कालिक और नैसर्गिक मित्रता अलग अलग होती है। यदि तात्कालिक मित्र है और नैसर्गिक भी मित्र है तो वह अति मित्र कहलाता है। और यदि तात्कालिक भी मित्र है और तात्कालिक भी शत्रु है और नैसर्गिक भी शत्रु है तो वह अति शत्रु कहलाता है। तात्कालिक में मित्र, नैसर्गिक में शत्रु, या तात्कालिक में शत्रु और नैसर्गिक में मित्र है, एक जगह मित्र एक जगह शत्रु, तो यह सम कहलाता है। यह सब ग्रहों पर लागू होता है। अपने स्थान से एक दूसरे से तीसरे और 5वें भाव में स्थित ग्रह परस्पर मित्र होते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं। यह तात्कालिक मित्रता है। पंचम और सप्तम भावों की स्थिति ग्रहों की गतिविधि इससे भिन्न होती है। यदि पंचम भाव के लिए शुभकारी होते हैं तो उससे 7वें भाव पर पूरा बुरा प्रभाव डालते हैं, और यदि वो पंचम के लिए बुरे होते हैं तो 7वें भाव को शुभ फल भी दे देते हैं। षष्टम और अष्टम भाव में स्थित ग्रह हमेशा आपस में लड़ते हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं यदि आपके छठे भाव में कोई ग्रह है और 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं यदि आपके 8वें भाव में कोई ग्रह है और छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है। परंतु थोड़ी समस्या हो सकती है जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में छठे और 8वें दोनों में ग्रह हैं, क्योंकि छठे और 8वें भाव आपस में लड़ते रहते हैं और संबंधित भावों को पीड़ित कर देते हैं, और संबंधित भावों को पीड़ित करने संबंधित रोग उत्पन्न कर देते हैं। 7वें और 9वें भाव में स्थित ग्रह नैसर्गिक मित्र होते हुए 7वें और 9वें भाव के स्थित ग्रह अगर नैसर्गिक मित्र हैं तो एक दूसरे के भाव को पुष्ट करते हैं, और यदि वो नैसर्गिक शत्रु हैं तो वो एक दूसरे का भाव बिगाड़ देते हैं। जैसे ही वो एक दूसरे का भाव बिगाड़ेंगे तो दोनों बिगड़े हुए भावों का रोग उत्पन्न हो जाएगा। किस भाव से कौन सा रोग होता है, किस राशि से कौन सा रोग होता है और किस लग्न से कौन सा रोग होता है, इसके लिए अलग से वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा। यहां अगर हम उस तरफ जाते तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 8वें और 10वें भाव में स्थित एक ग्रह एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। 8वें और 10वें भाव में स्थित ग्रह एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। पुनः कहता हूं कि आप सौभाग्यशाली यदि आपके 10वें भाव में ग्रह और 8वें भाव में नहीं है, और 8वें भाव में ग्रह और 10वें भाव में नहीं है, या 10वें भाव में ग्रह 8वें भाव में नहीं है, यानी कि 10 और 8 में से एक ही जगह ग्रह है तो आप सौभाग्यशाली है। लेकिन 10 और 8 दोनों जगह ग्रह है तो वो आपस में शत्रु हो जाते हैं। 9वें भाव में शनि है और छठे भाव में बुध है तो 9वें के लिए शनि वरदान सिद्ध हो जाता है।
छठे भाव में बुध स्वग्रही होने के साथ साथ उच्च का होता है, यह कहना है यवन ज्योतिष का। परंतु छठे भाव में यदि बुध सूर्य के साथ है तो बहुत बड़े विनाशकारी फल देता है। यहां करना क्या होता है कि छठे भाव में यदि बुध है तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ, पहले करना क्या चाहिए कि यंत्र बना देना चाहिए और यंत्र को धारण कर लेना चाहिए। बहुत रियर कंडीशन में ये यंत्र बनाए जाते हैं, इसके लिए आपको वीडियो देख लेनी चाहिए कि यंत्र क्यों पहनना चाहिए। बुध शनि का मित्र होता है, यह सब होते हुए भी शनि छठे भाव के फल को अशुभता से भर देता है। यानी कि बुध अगर छठे भाव में होगा तो शनि छठे भाव का नाश कर देता है। छठा भाव मामा का कारक है, अतः छठे भाव में शनि की लात उसके मामा को पड़ जाती है। जातक के जो भी आदमी है दुख उसके मामा को हो जाता है। यदि शनि से संबंधित वस्तुओं का व्यवसाय अगर उसका मामा कर रहा है उस जातक का, तो उसका भट्टा बैठा देता है शनि, दिवाला निकाल देता है। नवा भाव जो है जीजा, दादा, पोता, भाभी और अनुज वधु का कारक होता है ज्योतिष में। इन रिश्तेदारों के लिए और स्वयं के लिए, स्वयं उस जातक के लिए नवमस्त शनि शुभ होता है, उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। क्षमा कीजिए, नवा भाव अगर पीड़ित है तो जितने रिश्तेदार हमने बताए, साला, जीजा, दादा, पोता, भाभी और अनुज वधु, ये सब पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन इन्हें पता ही नहीं लगता है क्योंकि वो अपनी कुंडली का अवलोकन कर रहे होते हैं। ये ज्योतिष की कॉम्प्लिकेसी यानी कि ज्योतिष का सहसंबंध कुछ नकारात्मक। और अगर शनि शुभ है, उच्च का है, शश योग बना रहा है, तो फिर सबको शुभ फल देता है। नवमस्त शनि को छठा बुध विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता है। नवमस्त शनि को छठा बुध जो है विपरीत रूप में प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो घर खाली होते हैं वो मात्र 2 होते हैं। सामान्य ज्योतिष के अनुसार छठे भाव से 4 भाव आगे होते हैं 9वें घर तक, 6, 7, 8, 9। ज्योतिष में सामान्यतया 6 से 9 तक 4 होते हैं, लेकिन फलित की जहां तक बात आती है तो 6 से 9 के बीच में केवल 2। यह ज्योतिष में महर्षि गर्ग का कहना है। गर्ग ऋषि की गिनती ज्योतिष में कुछ विपरीत है और इसके लिए फलों में 100% पुष्टता नहीं आ पाई है जहां तक मेरा अध्ययन है। लेकिन यह उनका कहना है। कोई भी सक्रिय ग्रह, यह बात तो बिल्कुल सत्य है, कोई भी सक्रिय ग्रह अपने से आगे के भावों को देख सकता है और अपने से पीछे के भावों को नहीं देखता है। सक्रिय ग्रह क्या है, असक्रिय ग्रह क्या है? कोई भी ग्रह किसी भी ग्रह स्थिति के साथ कभी भी सक्रिय और कभी भी असक्रिय हो जाते हैं। अपने से पीछे भावों को नहीं देख सकता है असक्रिय ग्रह। और पूरी जन्म कुंडली में 8वां घर इस बात का अपवाद है। वह आगे और पीछे दोनों जगह देखता है। यह द्वितीय भाव को भी देख लेता है। सक्रिय और असक्रिय नियम जो है वो 8वें घर को अपवाद बना देता है, क्योंकि 8वां घर आगे और पीछे दोनों तरफ देखता है। तो इसका मतलब क्या है कि 8वां घर, 8वीं राशि और 8वां ग्रह किसी भी ग्रह को पीड़ा पहुंचा सकता है, किसी भी राशि को पीड़ित कर सकता है और किसी भी भाव को पीड़ित कर सकता है। यह निर्भर करता है हमारी अपनी गणनाओं पर कि हम इसको कितनी अच्छी तरह से देखना जानते हैं। भावों के पीड़ित होने का अब अर्थ बताता हूं आपको, क्योंकि हम आज निदान के विषय पर हैं। निदान के विषय पर हम इसलिए हैं कि भाव पीड़ित क्यों होता है। यदि तीसरा भाव खाली है तो आपको भाव पीड़ा के देखने के लिए 8वें भाव का अवलोकन करना चाहिए, और यदि 8वां भाव भी खाली है, उसमें भी कोई ग्रह नहीं है, तब ग्रहों की पीड़ा या भाव की पीड़ा के लिए आपको 5वां घर देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इससे बढ़िया तो कोई नहीं बता सकता आपको कि यदि 5वां घर भी खाली है तो आपको उस रोग की उत्पत्ति के लिए उस कुंडली का 11वां घर देखना चाहिए, और 11वां घर भी अगर खाली है तब आपको उस जन्म कुंडली में उस कुंडली का 4था घर देखना चाहिए। अब आपको बहुत अच्छा सा निदान मिल जाएगा कि किसी भी जन्म कुंडली में पीड़ित भाव को देखने के लिए सबसे पहले जन्म कुंडली का 3रा घर देखिए,
अगर उस तीसरे घर में कोई ग्रह है तो वही ग्रह आपके जन्म कुंडली में आपको रोग की उत्पत्ति कराएगा, चाहे छठा भाव ऋण रोग और शत्रु का है। तीसरे भाव में जो भी ग्रह है उसी से संबंधित वो आपको कष्ट देगा, उसी से संबंधित रोग आपको कराएगा। लेकिन तीसरा घर अगर खाली है तब आपको देखना है आठवां घर। आठवें घर में जो भी ग्रह है वही ग्रह आपको उस प्रकार के रोग कराएगा और उस राशि से संबंधित रोग कराएगा, ये भी आपको देख लेना चाहिए। लेकिन तीसरे और आठवें घर के खाली होने पर आपको देखना क्या है, पांचवां घर जन्म कुंडली का। अब तीसरे और आठवें घर जिन जातकों की कुंडली में खाली हो अपना पांचवा घर देखें। पांचवें घर में जो राशि होगी, जो ग्रह होगा और जो भाव होगा उसी प्रकार के रोग उस जातक को होंगे। लेकिन अगर पांचवा घर भी खाली है तब जातकों को 11वां घर अपनी जन्म कुंडली का देख लेना चाहिए। उसी प्रकार के रोग उस राशि ग्रह और उस राशि ग्रह और उस भाव से संबंधित रोग जातक को होगा, इसमें कोई संशय नहीं। और यदि तीसरा, आठवां, पांचवां और 11वां 4 के 4 घर खाली हैं, क्योंकि ऐसा होता है जन्म कुंडली में कुल 12 घर होते हैं। ये 12 घरों में 9 ग्रह होते हैं। यदि एक एक ग्रह को भी अलग अलग बक्सों में रखा जाए तो भी 3 घर खाली रहते हैं। और 3 घर खाली रहने का मतलब यह है अगर 2, 3 या 4 ग्रहों की एक है प्रबल या योग तो 5, 5, 6, 6 ग्रहों का हो जाता है। अगर इस तरह के ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे तो लाजमी है कि 4, 4, 5, 5, 6, 6 घर खाली रहते हैं जन्म कुंडली में। और अगर ये जन्म कुंडली की स्थिति में तीसरा, 8वां, 5वां, 11वां और चौथा ये सब घर खाली हैं तो फिर आपको जन्म कुंडली का मूल ग्रह देखना पड़ेगा, जो मूल ग्रह इंगित करेगा कि आपकी जन्म कुंडली से संबंधित आपको कौन सा रोग किस समय और किस प्रकार का होगा। अब 10वां घर जो है रोग की गति बताता है कि रोग किस स्पीड से चलेगा। किसी को बुखार आ रहा है, बहुत हल्का हल्का बुखार है, 6-7 दिन तक उसका बुखार चलता रहता है, नहीं यार ठीक नहीं हो रहा, चलो गर्म पानी पी लेते हैं, चलो अदरक का पानी पी लेते हैं, चलो कुछ और कर लेते हैं, एक आध पैरासीटामोल खा लेते हैं, ठीक हो जाएगा। लेकिन 10वें भाव से आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि वो बुखार की गति है क्या। पता लगा अभी आदमी ठीक था, अभी इतना भयानक बुखार आ गया कि उसके बाद शायद वो आदमी आपसे बात भी न कर पाए। तो 10वें भाव से आपको उस रोग की गति देखनी होती है और 5वां भाव उस रोग में क्या व्यय होगा यह आपको बता देगा और 8वां भाव इन सारी गतिविधियों में बाधक होता है। आपको यह बताया कि राशि, लग्न, भाव से संबंधित क्या रोग होते हैं और आपको यह पता है कि किस राशि का, किस लग्न का और किस ग्रह का क्या रोग होता है। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनी है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो उन रोगों का निदान आप आसानी से कर सकते हैं। चौथे भाव में बुध उतने अच्छे फल नहीं देता यदि स्वराशि का न हो। यदि चौथे भाव में बुध है, 10वें भाव में चंद्रमा है, तो ये फिर आपस में लड़ते हैं। इसलिए यहां पर चंद्रमा को पुष्ट करना होता है। अब आपको बताते हैं कि किसी भी जन्म कुंडली में ये जो सारे रोग या ये जो भाव या ये जो राशियां या ये जो ग्रह किसी रोग से पीड़ित हो जाते हैं, इनका निदान क्या है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में मेष से लेकर मीन लग्न तक जितने भी रोग हैं, इन रोगों का निदान एक ही है और वह है संबंधित भाव, संबंधित राशि और संबंधित ग्रह के जाप हवन करना। लग्न से द्वादश भाव तक, मेष से मीन राशि तक और सूर्य से केतु तक के जो भी भाव या जो भी ग्रह या जो भी राशि आपको पीड़ा पहुंचा रही है, संबंधित राशि, संबंधित लग्न और संबंधित ग्रह का जाप हवन यदि आप करेंगे तो आपको उस ग्रह से संबंधित रोग आजीवन नहीं होगा, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।